अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता है। ये 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल एहसन इसकी सरबराही कर रहे थे और इस फैसले का जो तनासुब है वो 4 जजेस ने इत्तफाक किया है, जबकि एक ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस याया आफरीदी ने इसके फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। अब सवालात बहुत से हैं, बिलखुसूस 9 मई के वाक़यात जो इंतहाई संगीन हैं उसके तनाजुर में इस फ़ैसले को देखा जाए और साथ ही साथ ये भी अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ़ है, जो तकाज़े हैं इंसाफ के, क्या वो पूरे होते हैं। बहरहाल इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। 2 और अहम अदालती कार्रवाइयाँ हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आमदन से ज़ायद एहसासात केस में एहतसाब अदालत ने उनको बरी कर दिया है, जबकि जो साइफ़र केस है उसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब 27 अक्टूबर को अदालत ने गवाहान को भी तलब कर लिया है, उनके बयान भी कलमबंद किए जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में जो चर्चे हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हैं, मुस्लिम लीग नून के 21 अक्टूबर के जलसे के हैं और बिलावल भुट्टो ने भी आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन में इनकार के मुतरादिफ है। अब नवाज़ शरीफ साहब का प्लान क्या होगा? क्या इससे पहले जो उनके साथ इत्तेहादी थे उनको साथ लेकर चलेंगे या अपना राग अलापा जाएगा? बहुत से सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में इनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल तो यही है, आज जो फ़ैसला आया है इस फ़ैसले के एक तो असरात क्या होंगे, दूसरा जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ़ है, लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और बहरहाल वो सबके लिए वाजिब तामील है, सबको उस पर अमल करना है। ये और बात है कि अभी अपील का मरहला, नए जो रूल्स बने हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाए उसके तहत इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील होगी और हतमी फ़ैसला वो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो अपील में दिया जाएगा और इससे बड़ा बेंच देगा। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि ये बहस एक तवील अरसे से हमारे यहाँ होती रही है कि हमारी जो सिविल अदालतें हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है और हमारा जो 130 की सतह पे हम हैं, तो ये एक निज़ाम अदल के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए, अदलिया के लिए कोई अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है। कहा यह जाता है कि जनाब अगर कोई मुल्ज़िम ताकतवर हो, मुल्ज़िम बाअसर हो तो वो बड़ी आसानी से छूट जाता है और अव्वल तो ट्रायल ही नहीं हो पाता, तवालत दी जाती है ट्रायल को, तवालत के बाद अपील दर अपील के मराहल होते हैं। जो एक किसी वाक़े की संगीनी होती है, जो शिद्दत होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। उसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स कायम होती हैं और कई दफ़ा हमने ये देखा कि लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जनाब हमारा फ़ैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हमारा केस चला जाए, क्योंकि वहाँ फ़ैसले जल्दी होते हैं। ये भी एक पहलू है और माजी में हम इसका देख चुके हैं। ये तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी तस्लीम कर चुके हैं और उससे पहले भी होता रहा है कि दादे ने एक मुकदमा किया था और पोते को जाके इंसाफ मिला। एक आदमी को बाइज़्ज़त बरी किया गया उस वक्त जब उसको फांसी हो चुकी थी और फांसी हुए भी उसको 10 साल हो चुके थे। तो बाज़ लोग जेल में ही मौत हो गई, जेल में ही मौत वाक़े हो गई, बरी कर दिया गया। ऐसे कई वाक़यात हैं। ये सारे पहलू हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये बहस होती रही है। जो मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन लोगों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं, उनका ये होता है कि जी मिलिट्री कोर्ट के अंदर अपील के वो मराहल नहीं होते जो सिविल कोर्ट्स में होते हैं। और दूसरा ये है कि वो चूँकि उस तरह का ओपन ट्रायल नहीं होता जिस तरह के मुआशरा आदि है, तो इस वजह से भी बसा औक़ात रिज़र्वेशंस होती हैं। लेकिन ये अब कानून दानों ने और हमारी अदलिया ने ये तय करना है कि अगर वो अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर नहीं करते, निज़ाम इंसाफ मुझे याद आ रहा है कि जनरल कियानी साहब से हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई, अखबार नवीस थे, तो उन्होंने गिला किया कि जो सवात ऑपरेशन हुआ था उसमें 300 लोग जो हैं हमने पकड़े हुए हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन उनके हमारे पास कोई कानूनी मौजूद नहीं है और हम ट्रायल कराएंगे
आपको याद होगा अदालतें छोड़ देंगी, फिर वो जाके ये वकार सेठ साहब थे, उन्होंने पता नहीं 175 लोग जो थे जी वो छोड़ दिए थे जी। ये चीज़ें हैं सारी, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि हम कानूनी माहिरीन से पर ही हमें छोड़ना चाहिए। उनसे भी हम राय लेंगे। हम ज़रा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी से हमें ज्वाइन कर लिया है। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा साहिबा इसी से आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दीजिए आज का जो फ़ैसला है इसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल ये फैसला सियासत पर असरअंदाज होगा, क्योंकि आप सियासतदानों को जो है जो जो दहशतगर्दों के रूप में सियासतदान हैं, उनको खुली छुट्टी दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है और तब कहा जा रहा है जब खुद इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो है वो सिविलियंस को सजाएं हुई, उन सजाओं पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज चूंकि इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो कटहरे में थी, तो आज एक नया कानून जो है वो निकाल के ले आया गया और एक नया जो है वो आपने एक इंसाफ होता हुआ देखा। मेरा सवाल ये है कि या तो 9 और 10 मई हुआ ही नहीं, या तो उसके जरिए किसी ने म्यूटनी करने की कोशिश की ही नहीं, किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला किया ही नहीं, या फिर यह है कि अगर तालिबान जो है उनको वो भी यही सेम काम करें तो वो दहशतगर्द हैं। लेकिन अगर एक सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों का रूप धार ले और वो जो है वो ये हरकतें करे तो फिर उनको छुट्टी मिल जानी चाहिए। ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है, मैं समझती हूँ इस हवाले से कि आप एक तो कहीं ना कहीं तमाम सोसाइटी के अंदर लाइन लगानी पड़ती है आपको कुछ चीजों के अंदर। सियासत के अंदर सियासी जमातों के लिए भी कुछ लाइंस और कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मेरा सवाल यह है कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ सियासी जमातों के ऊपर या सियासी कारकुनों के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स को जो है या उनके ऊपर केसेस चलाने के। लेकिन अगर एक सियासी जमात दहशतगर्दों वाले काम कर रही है, अगर एक सियासी जमात जो है वो मुल्क के अंदर फितना फसाद बर्पा कर रही है और खास तौर पर 20 शहरों के अंदर फौजी तनसीबात को एक वक्त में अटैक किया जाता है, तो इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी? फिर मिलिट्री कोर्ट्स काहे के लिए हैं? इमरान खान के, जैसे मैंने कहा, उसके दौर के अंदर जो है वो आम सिविलियंस को, जिनका ये रोल नहीं था, उन्होंने ये सब नहीं किया था जो 9 और 10 मई को हुआ है, उनके ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनी भी, उन्होंने अपने जो है फैसले भी किए, वो इम्प्लीमेंट भी हो गए। नहीं, आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को या लीडरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़ैसला है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स को ऐसे मामलात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ही में होना चाहिए, सिविल अदालतें इस काबिल नहीं है कि इंसाफ फराहम कर सके? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ शाह साहब, और इसकी 2 रीजन है। पहली तो बात यह है कि अगर मिलिट्री तनसीबात पर हमला हो तो वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही आएगा ना। मुझे ये बताइए कि और क्या होगा जिन केसों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाना चाहिए? ऐसा या तो कोई इसके अलावा जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ उसके अलावा कुछ ऐसा क्या हो सकता है, खुदा न खास्ता, इससे बढ़ के जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाए? फिर दूसरी बात यह है कि आप जरा देखें तो सही कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हुआ क्या। यास्मीन राशिद की जो ऑडियोज हैं जिसके अंदर वो लोगों को ले जा भी रही हैं, फिर वो पूछ रही हैं अब यहाँ बैठे रहे कि यहाँ से निकल आए, और वो इजाज चौधरी जो है वो भी कह रहा है बिल्कुल बहुत हम विक्ट्री करके आए, हमने कोई चीज नहीं छोड़ी कोर कमांडर हाउस में। उनके ऊपर रिमांड लेने जाती है कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। मोहतरमा वहां पर जो जज साहब बैठी होती है वो केस ही डिस्चार्ज कर देती है। मुझे ये बताइए, अगर 9 और 10 मई को जो हुआ, अगर वो केस इस मुल्क में नहीं चलना तो भाई फिर कौन सा केस चलना है इस मुल्क के अंदर? सही है। अच्छा, कुछ अब सियासी पे भी आ जाते हैं। आपके कायद वापस आ चुके हैं, आपने बड़ा बेहतरीन जलसा कर दिया लाहौर में, पाकिस्तान भर से लोग आए, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो ये कहती हैं कि आपको पूरी सपोर्ट हासिल थी, पूरी सहूलतकारी के साथ आपने जलसा किया, और अगर इतनी सपोर्ट किसी और जमात को भी हो तो वो भी मीनार पाकिस्तान पे कामयाब जलसा कर सकती है। तो कहाँ से सपोर्ट ले रही हैं आप? देखिए, मैं जो है वो पीपल्स पार्टी को दावत देती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है ना, वो उनकी पंजाब में हुकूमत है, तो जाहिर है जब उन जो है जरदारी साहब जब मोहसिन नकवी साहब को कहेंगे कि मेरी जमात जो है वो अगले हफ्ते मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है, उनको भी ऐसे फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। अगर सिक्योरिटी देना फैसिलिटेशन है, अगर पानी पिलाना फैसिलिटेशन है, अगर जो है वो जलसे के इंतजामात के अंदर जो पुलिस का काम है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वो सहूलत है वो बिल्कुल इनको भी मिलेगी। ये मेहरबानी करें ना, ये भी ले आए अपने वर्कर अगर हैं तो। रोने से तो कुछ नहीं होगा, ये किराए पे भी बनना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है।
मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने और भी सुनी है। अब अजीब बात यह है कि मियां साहब की जो तकरीर है जिसके अंदर उन्होंने उनके साथ जो हुआ, कलसूम बीबी की जो वफात की उनको इत्तला कैसे मिली और उनके साथ क्या सलूक हुआ, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज है। वो कह रही है, शैला रजा साहबा की भी ट्वीट थी, उन्होंने कहा देखें जी हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी की तो पूरी सियासत भुट्टो साहब के ऊपर जो मजालिम हुए उनके ऊपर बेनजीर भुट्टो के साथ जो हुआ आज तक उसी पे है, तो फिर इसको भी हमदर्दी बटोरना कहा जाए? अजीब बात है। मुझे पीपल्स पार्टी डबल स्टैंडर्ड वैसे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अदालती कतल, एक मिनट, अगर भुट्टो साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो वो अदालती नाइंसाफी है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो तो वो जो है वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर इनको तराज नहीं होता। अगर जो है ये अपनी पूरी सियासत भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो साहब के साथ होने वाले मजालिम पर रखें, वो हमदर्दी का गार्ड नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब अपने जेल के अंदर गुजरे हुए हालात के बारे में जिक्र कर ले तो वो हमदर्दी का वोट है। ये क्या तरीका है? कमरुज़्ज़मान कारा साहब बड़े मतीन सियासतदान हैं, वो बात नाप तोल कर करते हैं। उनका ये कहना है कि हमें बाज़ मुस्लिम लीग नून के साबिक़ अरकान असम्बली ने, दोस्तों ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर उनसे पूछते रहे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर आपको चाहिए या कोई और सहूलत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कायरा साहब बहुत संजीदा और अच्छे सियासतदान हैं। उनको भी ऐसे खामखा फिलर नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वाकई उनके पास ऐसी खबर थी तो उनको खुल के नाम ले लेने चाहिए। उनको ये उनकी पार्टी के लोग तो नहीं है ना, हमारी पार्टी के लोग दिखे, अंदाजा लगाएं। हमारी पार्टी के लोग जो है वो जाके कायरा साहब को बता रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटेशन मिल रही है। कोई दिमाग मतलब काम करता है? मतलब ये बात को आपको समझ में आती है? अव्वल तो ऐसी बातें जो है वो छुपती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या ऐसी बातें को बताता है खुद जाके अपनी पार्टी के खिलाफ जी हम जो है हमें फैसिलिटेशन मिल रही है, तो कायरा साहब को मेहरबानी करें वो नाम ले लेते, वो बता देते, ताकि हम भी जाके पूछ लेते भाई कौन से एमएनए एमपीए को जो है वो कमिश्नर साहब का फोन आया, इतने कौन से अच्छे कमिश्नर साहब पंजाब के अंदर आ गए जिनको नून लीग पे बड़ा तरस आने लगे आजकल। जी सही। अच्छा ये फरमाएं कि आपके जो साबका अरकान असम्बली थे या आइंदा जिनको टिकट की उम्मीद थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लोग लाए, कराची से भी आए, KPK से, बलूचिस्तान से, हर जगह से आए, लेकिन आम तासुर ये है जितने लोग भी वहाँ मौजूद थे या जिन्होंने उस दौरान लाहौर शहर में घूम फिर कर देखा, लाहौर शहर की नुमाइंदगी जो जलसे में थी वो बहुत कम थी। या आपके जो अरकान असम्बली हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं उनकी नाकामी है, और नौजवानों को क्यों अटैक नहीं कर सके? आपने तो लाहौर में बहुत कन्वेंशन भी किए, बहुत जोर भी लगाया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि शाह साहब इस पर थोड़ी सी मैं तस्वीर फरमाना करना चाहती हूँ आपकी। मेरी गुजारिश ये है कि जलसा गाह के बाहर जो जलसा गाह था वो देखा आपने? क्या आपने जो आज़ादी चौक है, क्या उसके ऊपर जो है वो लोगों को खड़े हुए और नौजवान लड़कों को, उन बच्चों के इंटरव्यूज मौजूद हैं वो, और खुद हमने नहीं किए, वो जो अपने आप को प्रो PTI जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने वो इंटरव्यूज खुद करके जो है उन्होंने बताया। और 7:17 7:15 की फुटेजेस जो है वो जरा देखिए। और जो दूसरे शहरों के लोग थे शाद साहब वो तो पहुंच ही नहीं पाए। हमारे पिंडी से लोग जो आ रहे थे वो नहीं पहुंच पाए, हमारे KPK के काफले नहीं पहुंच पाए, हमारे तो बहुत सारे काफले पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि जो है रिंग रोड ब्लॉक थी। मोटरवे की जरा चेक तो कराइए, आपके पास अगर फुटेज नहीं है मैं आपको भिजवा दूंगी। मोटरवे की जो बाबू साबू की इंटरचेंज थी, जो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे वो बिल्कुल ब्लॉक्ड और चौक थे। सो वो लोग तो पहुंच ही नहीं पाए। ये लाहौर के ही लोग थे या एडजेसेंट जो एरियाज हैं उनके लोग जो टाइमली पहुंच पाए वो ही पहुंच पाए, हमारे काफले तो पहुंच ही नहीं पाए। अगर हमारे पूरे काफले पहुंच गए होते ना तो मराठी पाकिस्तान को हमें उठा के कहीं और ले जाना पड़ता। नहीं, लेकिन ये तो फिर आपके मुंतज़मीन के मिसमैनेजमेंट है कि वो लोग को वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सके। नहीं शाह साहब देखिए, हर चीज की कैपेसिटी होती है ना। मैंने जैसे गुजारिश की कि मियां साहब जब स्टेज पे पहुंच गए उसके बाद भी लोग रश कर रहे हैं, वो फुटेजेस मौजूद है कि लोग रश कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए, अंदर जगह नहीं है, अंदर जैम पैक्ड है। तो अब जगह तो क्रिएट नहीं की जा सकती ना जगह। और ये भी याद रखिएगा कि इमरान खान की जलसा जो हुआ करता था 2011 वाला, जिसको बहुत बड़ा जलसा कहते हैं, वो 5 से 6 एकड़ के ऊपर था। मेरी पार्टी का जलसा 11 एकड़ के ऊपर था और उसके ऊपर भी कहीं पर आपको कुर्सी नजर नहीं आई। हमने कुर्सियों वाली सियासत वो हुई नहीं। मैंने ये चैलेंज किया था
कि जब मियां साहब स्टेज पे आएंगे मुझे कुर्सी दिखाइएगा। एक बंदे के साथ 5-5 बंदे जो है ना वो ऐसे लग के खड़े थे, कुर्सी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने अच्छा सही है। नहीं, ये तो ये दूसरे दिन सुबह जो कुर्सियां दिखा रहे थे वहाँ पड़ी हुई थी, वो बाद में रखी गई थी जो ट्रक लेके। जी मैंने गुजारिश की कि हमने कुर्सियां लगाई जरूर थी, लेकिन इतनी पब्लिक और इतनी लोग थे कि कुर्सियां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं की, कुर्सियां मांद पड़ गई। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। और ये ध्यान से अगर आप देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको कुर्सी कहीं नजर आए तो मुझे बताइएगा। सही। अच्छा चलें, उज़मा साहिबा ये बताइएगा, मियां साहब के आने से पहले भी मियां साहब ने भी तकरीबन ऐसी बातें की कि सब ठीक कर देंगे। आपकी लाइन भी यही है कि इंशाल्लाह सब ठीक कर देगा। सवाल ये है कि मैजिकल प्लान क्या है? मियां साहब के आते ही अगर पहले पॉलिटिकल बेचैनी पीटीआई की वजह से थी, तो अब मौलाना भी ऐसी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। एक तो पॉलिटिकली मियां साहब आप जो कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना है, कैसे लेकर चलना है? और दूसरा, मईशत को लेके कोई मैजिकल प्लान है, कोई जादू की छड़ी है? अगर वो है तो फिर वो इसहाक डार साहब जैसी ही है जो 16 महीने पहले आपने परफॉर्म किया तो वो तो नतीजा नहीं मिला। तो वो प्लान क्या है, ज़रा आवाम को वो भी बता दें। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि प्लान तो ज़ाहिर है कायद बताते हैं और वही बताएंगे, लेकिन आप मुझे हैरत यह है कि 3.5 साल की हुकूमत को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हुई ही नहीं थी। वो सारी खराबियां मईशत की पैदा ही नहीं हुई थी, IMF का प्रोग्राम हुआ ही नहीं था, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिटीरियोरेशन हो रही थी वो हुई नहीं थी। और ये 16 महीने की हुकूमत आ गई। 16 महीने की हुकूमत के अंदर लॉन्ग मार्चेस हुए, 60 से ज्यादा जलसे हुए, वहां जलाओ घिराव हुआ, 9-10 मई हुआ। इन तमाम हालात के अंदर भी जो उसको श्रीलंका बनाने का प्रोग्राम था पाकिस्तान का, वो नहीं बन सका। जो उसका प्रोग्राम था, IMF का प्रोग्राम जो है वो ऑडियो याद होगी ना आपको शौकत तरीन की, बाकी सूबाई वुज़रा के साथ के लेटर लिखे, IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे ना दे। इन तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान को ईजिली सर्वाइव करवाया है। और 5 साल की स्टेबल हुकूमत और 16 महीने की ऐसी लड़खड़ाती हुकूमत जो 13 इत्तेहादियों के साथ बनी हुई हो, और जिसके ऊपर जो मैंने हालात बताए हैं जब वो हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब हम IMF का अगर प्रोग्राम करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हम पे होगी, उसको जाहिर है उसको पूरा करना, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। IMF का प्रोग्राम इमरान खान का किया हुआ है, वो आप हम पे डाल के हमसे सवाल पूछते हैं, तो मैं अच्छा आप ये फरमाएं, ये मियां साहब ने कुछ गालिब के अशार भी पढ़े, ख़ास तौर पर गालिब हमें ना छेड़ के बैठे हैं हम, वो ये किसको पैगाम दे रहे थे? तहिए तूफ़ान जो था वो किसके लिए था? जाहिर है वो अपने दुख का इजहार कर रहे थे अपनी आवाम के साथ, जो उनको सुनने के लिए आए थे, जो उनसे प्यार करते हैं, और जिन सफरिंग्स का, जिन तकलीफों का उन्होंने मुकाबला किया है, वो उनका ये अपना हाले दिल शेयर करना था उनके साथ कि हमने जो है वो, और उन्होंने बात का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जब आता हूँ, या मैं आपके पास आया हूँ, मैं अपने सारे गम भूल गया हूँ, मैं मतलब उसको बिल्कुल भुला नहीं सकता, लेकिन मुझे आपके साथ होके मैं उस तकलीफ का मेरा मुदावा हो जाता है। तो अपनी पब्लिक के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो उनको सुनते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको वोट डालते हैं, उनके साथ उन्होंने अपना हाले दिल शेयर किया है। सो इसको जो है उसको ऐसे ही रहने दें। और ये जाहिर है कि उनके लिए ये जो तकलीफ उन्होंने उठाई है आसान नहीं है। और उन्होंने ये जो जुमला है ना उनका कि बेगम साहिबा जो है, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, उनकी वालदा, ये उनकी सियासत का शिकार हुई है, ये बहुत बड़ा जुमला है, अगर कोई समझ पाए। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल, मियां साहब आप दोबारा इलाज मुआवजे के लिए लंदन तो नहीं जाएंगे? इलेक्शन तक पाकिस्तान में रहेंगे और इलेक्शन के बाद ज़ाहिर इक़्तिदार संभालेंगे? अल्लाह ना करे इरशाद साहब, आपके मुंह से तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ना करे उनको ऐसी जरूरत पड़े, और जाहिर है उनको अगर जहर नहीं दिया जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने पिटीशन मियां साहब की तरफ से उनके वकील ने पेश की, उन्होंने कहा कि तबीयत अभी भी मेरी 100% दुरुस्त। डॉक्टर अशरफ चौहान ने यहाँ बात की हमारे प्रोग्राम में। वो जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। जी मैं गुजारिश करती हूँ कि जाहिर है बीमार तो वो हैं, उनको एक हार्ट का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अभी उनकी लास्ट और उनका एक ऑपरेशन हुआ है जी पिछले साल, और जाहिर है अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उनको सेहत और जिंदगी दे। जिंदगी और सेहत अल्लाह पाक के हाथ में है इरशाद साहब, ना आप उसका बता सकते हैं कल क्या होने वाला है, ना मैं बता सकती हूँ, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि मियां साहब की सेहत और जिंदगी की पाकिस्तान को जरूरत है, और वो अल्लाह पाक कायम दायम रखे। लेकिन वो अपने डॉक्टर के साथ भी इन टच होते हैं, जाहिर है अपना ख्याल भी उनको रखना है, उनकी फैमिली उनके साथ है। वो कोई कैदे तन्हाई में जो है वो घर का खाना बंद करके उनको फेंका नहीं गया है, जहाँ पर उनको कुछ भी खिला दिया जाए तो पता नहीं चलेगा। उनकी फैमिली है, उनका ध्यान रखने के लिए, और ऊपर अल्लाह पाक की करम होना चाहिए।
जी ठीक, बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ ही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब ये बताइएगा, थोड़ा से सियासी बात पे आ जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में थे तो आपकी जमात के जो कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साथ मालूम होता था कि वो दूर तो हैं बाय डिस्टेंस लेकिन करीब हैं। अब जब वो पाकिस्तान आ चुके हैं तो एक तासुर ये आ रहा है कि शायद अब खलीज ज़्यादा हो गई है। क्या आने वाले दिनों में जो साबिक़ हुक्मरान इत्तेहाद था आइंदा इलेक्शन को लेकर या सियासी माहौल को लेकर, इनमें कोई गुफ्त शनीद होने वाली है? मौलाना साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात कोई मुतवक्के है? देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि कोई ऐसी गुफ्त शनीद होने वाली है या नहीं, मगर जिस वक्त वो तशरीफ़ लाए हैं नवाज़ शरीफ साहब, उसका खैर मकदम मौलाना साहब ने किया है। उनका ट्विटर मैसेज जो है वो सारी दुनिया ने देखा है। मैं कामरान साहब आपकी तरफ मज़ीद भी आता हूँ। इरशाद साहब, अब ये जो सारा माहौल है, इस सारे माहौल में एक सवाल तो ये है कि नून लीग कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि अब ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले ही एक नेचुरल भी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जमातें करती हैं। क्या JUI भी आप समझते हैं उसका टिल्ट टूवर्ड्स दूसरा जो इत्तेहादी था पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ ज़्यादा होगा, या वो मियाँ साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे? मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं मियाँ साहब के साथ हमेशा कंफर्टेबल रहे हैं। और दूसरा ये है कि दोनों का हल्का इंतखाब मुख्तलिफ है। KPK और बलूचिस्तान में जो मौलाना की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की मौजूदगी महसूस ही नहीं होती। वहाँ अगर कोई मौजूदगी है भी तो वो पीपल्स पार्टी की है या ANP की है या बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों की है, मुस्लिम लीग की नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन अपना अपना होगा, और इलेक्शन के बाद अगर मियाँ साहब या मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिलती है और वो हुकूमत बनाते हैं, तो फिर उस वक्त वो ख़ुद उनकी चॉइस होगी कि वो किस किस को शरीक इक़्तिदार करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कामरान मुर्तज़ा साहब से हम ये पूछ लेते हैं। कामरान साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल ये तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी डील का नतीजा है, उनका जलसा कामयाब करने के लिए मुआवनत फराहम की गई है और उनको इक़्तिदार में लाया जा रहा है। तो ये तासुर आप भी दुरुस्त समझते हैं या आप समझते हैं कि बिल्कुल ये एक सियासी मुखालफत है? देखिए, यहाँ पे जब इलेक्शन शुरू हो जाता है या इलेक्शन एक्सपेक्टेड होता है कि अगले चंद महीनों में, तो वो पार्टियाँ फिर आपको नज़र आती हैं कि जैसे एट वॉर है। हालांकि वो एट वॉर नहीं भी होती हैं बाज़ औक़ात। तो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ी जंग है, और लफ्ज़ी जंग जो है वो ठीक हो जाएगी। जिसके पास जो है ना हिस्सा बकदर जुस्सा आएगा इलेक्शन के बाद, तो फिर उसके बाद फिर मेरा ख्याल है माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने, उनकी जमात है, एक बड़ी जमात है। यकीनन आप उसको पहले नंबर पे कह लें, आप उसको दूसरे नंबर पे कह लें, आप उसको तीसरे नंबर पे कह लें, जिसका जो जी चाहे उसको वो नंबर दे दे। मगर बहरहाल उनके पास एक स्ट्रेंथ तो है, और चूँकि उनका कायद आ रहा था तो इसको उन्होंने इस इवेंट को कामयाब भी करना था। उन्होंने पूरा जोर लगाया है, और अगर किया है तो गलत नहीं किया। जो अगर फ़र्ज़ करिए उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे करते, पीपल्स पार्टी होती वो भी ऐसे करते। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है मेरा ख्याल है। यानी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तनकीद बेमानी है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। अगर कोई मैनी है भी है तो उसमें वो इलेक्शन के हवाले से है कि जाहिर है कि बाज़ जगह पे पीपल्स पार्टी और उनके हल्के जो ना ऐसे होंगे जहाँ पे आपस में क्लैश आएगा, बाज़ जगह पे हमारे साथ आएगा, बाज़ जगह पे किसी और के साथ आएगा। तो फिर जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर थोड़ा सा टेंस हो जाता है माहौल। अच्छा कामरान साहब, ये आप जो दुरुस्त फरमा रहे हैं,
लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन में पॉइंट स्कोरिंग के लिए, इलेक्शन में आवाम को मुतासर करने के लिए इस तरह की एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, डील का तासुर देना, सपोर्ट का तासुर देना, ये मुनासिब है? जबकि इस वक्त तो सियासी जमातों को आप ख़ुद भी कहते हैं, सारे सियासतदान भी कहते हैं कि मिल बैठ कर मुल्क के मसाइल हल करने। तो ये मिल बैठ कर मसाइल हल करने का ये कौन सा तरीका है कि आप दूसरे को एक कल तक आप इक़्तिदार में बैठे, इकट्ठे बैठे फैसले कर रहे थे, आज बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि जी बस हम ही जमहूरियत पसंद हैं, दूसरा तो बिल्कुल जमहूरियत की नफ़ी कर रहा है। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल बैठ के बैठें, मगर वो आइडियल सिचुएशन जो है ना वो शायद कभी भी नहीं रही है। जब कभी बनने की कोशिश हुई तो उसके मुकाबले में कोई और पार्टी ला के खड़ी कर दी गई। तो अगर आइडियल साइड पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है, और आइडियल साइड पे चले जाएं और दस्तूर की पाबंदी करें हम सब मिल के, मैं भी, आप भी, जो भी जहाँ जो भी इस मुल्क में मैटर करता है, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। असल मसला जो हमारे साथ है वो हमारा दस्तूर की पाबंदी न करना है और किसी भी कास्ट पे जो है दूसरे मुखालिफ को नीचा दिखाना है। इस रवैये को हमें मेंट करना होगा। सही है। अच्छा, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र नहीं किया जिस पर तनकीद हो रही है, और वो पीपल्स पार्टी ही ज़्यादातर तनकीद कर रही है। तो आपके ख्याल में अब इलेक्शन यकीनी है, जनवरी ना सही तो फरवरी में हो जाएंगे, इसलिए मुनासिब नहीं समझा मियाँ साहब ने जिक्र करना, या उसके कुछ और मानी भी आप लेते हैं? देखिए मियाँ साहब, अब उनका जहन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इमीडिएटली पहले भी मुलाकात उनसे नहीं हुई है मेरी कोई, और इमीडिएटली बाद में भी नहीं हुई है। तो जब तक आप किसी के साथ बैठ ना जाएं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से उसको जो है ना अपने तौर पे उसका वेट ना कर लें, उस वक्त तक उस बारे में कोई बात कहना जो है वो गलत हो जाएगा। मगर ये बता दूं कि इलेक्शन अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कागनिज़ेंट है अब इस मामले के, और जो लोग ये समझते हैं कि वो शायद कोई इसको डिले करके ले जाएंगे, वो गलतफहमी का शिकार है। सही। जिस तरह आपने कहा कि ये जो फैसला है ये मुतवक्के था, तो आप समझते हैं कि जो 3 रुकनी बेंच इलेक्शन का केस सुन रहा है वो भी यही कहेगा कि वक्त पर इलेक्शन कराएं और गुंजाइश नहीं है आगे जाने की? देखिए, वक्त तो गुजर गया, वक्त तो हमने गुजार दिया, भले मेरा कसूर था या आपका कसूर था, जिसका भी कसूर था वो वक्त हमने गुजार दिया। अब जो मिनिमम बेयरेबल वो टाइम होगा उसके अंदर जो है ना वो कहा जाएगा कि आप इलेक्शन कराइए। उनसे पूछा जाएगा कि आप जो सबसे पहले जो है ना जो सबसे कम डेट हो सकती है वो आप कौन सी देंगे। तो अब देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या करती है, मगर चूंकि एक दस्तूरी प्रोविज़न है उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकेगा। इस वक्त कामरान साहब जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी भी हो रही है, इंटरफेरेंस भी हो रही है, मुआशी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो सियासी महाज़ाराई है उसका भी ख़ात्मा नहीं हो रहा, तो इलेक्शन पुरअमन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे या मुल्क में एक मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पहले कोई इक़दामात होने चाहिए? इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए, और जो भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिनकी ये ड्यूटी है वो इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, वो इसी वजह से बनाए गए हैं कि वो मामला मुल्क में अमन के हवाले से बरकरार रखें। तो इस चीज़ को बहाना बना के वो आगे ले जाना या उसकी किसी और बहाने की वजह से इसको आगे ले जाना, मेरा ख्याल है कि वो दस्तूर की भी वायलेशन होगी, और उसके अलावा जो है ना वो मुल्क के मसाइल इससे हल नहीं होंगे बल्कि हर आने वाले दिन में बढ़ जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, बातें बहुत सी हुई, तज्ज़िये भी हो गए, मुख्तलिफ जो पहलू थे जलसे के, नवाज़ शरीफ साहब की आमद के, उनकी वापसी के, माजी के रेफरेंसेस भी सामने आ गए। लेकिन एक रेफरेंस जो बात की जा रही है कि उन्होंने कबूतर आके पास बैठ गए और कबूतर फिर हाथ में मियाँ साहब ने उठाया
और फिर उसको साथ पकड़ा दिया। बड़ा खूबसूरत मंजर था। जाहिर है कबूतर कुदरत का एक खूबसूरत तरीन जानवर है। मिस पैगाम क्या था? क्या वाकई अमन का पैगाम था जिससे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी लिखा, या ये पैगाम कुछ और भी हो सकता है? देखें, शेर की आमद हो, शेर अखाड़े में खड़ा हो, शेर जो है वो मैदान में हो और कबूतर को हाथ में लेके वो दिखा रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि भाई शेर से डरने की ज़रूरत नहीं है, या शेर के बारे में जो अमूमी तासुर है उसको एक तरफ रखें। वो इस वक्त अमन और मुफाहमत का पैगाम दे रहा है। अब वो किसको दे रहा है ये तो वही मियाँ साहब के दिल में जो होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मियाँ साहब के दिल में हैं, वो कह भी रहे थे उस वक्त और मियाँ साहब इजहार नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस पर खुश होना चाहिए कि अगर शेर और कबूतर की दोस्ती हो गई है तो ये बड़ी बात है जी। बेहतर तो ये होता कि मियाँ साहब के सामने कबूतर उड़ाने की बजाय मियाँ साहब के सामने हरन ले आते, क्योंकि वो इंतखाबी निशान उनका शेर है और उनको शेर दे नारे वजन गे। और नहीं, हरन से क्या होता है इरशाद साहब? फिर शेर और हरन की दोस्ती हो जाए तो वो सबसे बेहतर होती है, जंगल में अमन आ जाता है, सुकून आ जाता है। अच्छा, जी हाँ। नहीं, कबूतर और शेर की दुश्मनी भी तो कभी नहीं रही ना? नहीं, शेर और कबूतर की तो है ही नहीं ना। हाँ। शेर के सामने या शेर पर पंजे पर कबूतर बिठाना जो है तो सही। अच्छा ज़रा इरशाद साहब, हम इस पे आते हैं, मज़ीद भी बात करेंगे। हाफिज़ एहसान अहमद हमें ज्वाइन किया है, मायनाज कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, आज जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस फ़ैसले के बाद आप क्या समझते हैं, और बिलखुसूस जो 9 मई के वाक़यात हैं, संगीन वाक़यात हैं, और फिर जो हमारा लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है, उसको देखते हुए सिविल कोर्ट्स में इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब आपका और इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको प्योरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लीगल एस्पेक्ट्स है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस पे बात करूंगा। और वो ये है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 56 साल से एक सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस डिसाइड की हुई थी, उससे उन्होंने डेविएट किया है और एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दी है। जो ऑलरेडी उनकी जजमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 1975 सुप्रीम कोर्ट से लेके 2021 सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद है। अब उससे पहले अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया जाए तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्ट है वो दुनिया के अंदर कोई यूनिक मिलिट्री एक्ट नहीं है। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये मिलिट्री लॉज होते हैं और इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो मिलिट्री के अंदर सर्विंग लोग हैं अगर उनको ऑफेंस करते हैं तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। और उसके बाद ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के अंदर आए और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करता है। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की एम्बेसी के अंदर चले जाएं तो अगर वहां के ऊपर आप जाके जुर्म करें तो तो वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं करता। उसके अंदर उस मुल्क का जो कानून है वो अप्लाई करेगा। अगर आप यूएसए की एम्बेसी में जाएं को जुर्म करें तो यूएसए का लॉ आएगा, यूके के अंदर जाएंगे तो यूके का लॉ आएगा, और इस तरह भी दुनिया के एम्बेसी के अंदर। तो लिहाजा ये है कि स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर स्पेशल पर्पसेस और फॉर द स्पेशल एरिया जो है वो होती है दुनिया के अंदर, और उसको इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाफिज़ साहब मदद के साथ मेरा ख्याल है ये मिसाल कोई ज़्यादा जचती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज वो पाकिस्तान की ही फ़ौज है, वो इदारे हमारे हैं और हम उनके हैं। पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान की फ़ौजी एक ही हैं। लेकिन ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगी या स्पेशल मकामात होंगे उनके लिए स्पेशल कवानीन होंगे, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नहीं, मैं उस इरशाद आरिफ साहब कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी जगह के ऊपर चले जाएं, चाहे आपके मुल्क के अंदर जगह हो लेकिन लॉ उनका अप्लाई करता है, वो चाहे सऊदी एम्बेसी हो चाहे यूएई, मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। तो अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर जाएंगे तो मिलिट्री लॉ अगर है तो वही अप्लाई करेगा, एक चीज। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि 1952 के अंदर जब ये लॉ बना तो 1967 तक सेक्शन 2D1 या 2 नहीं थे, कि पहले ये था कि सिर्फ मिलिट्री के एम्प्लॉयज थे। उसके बाद जब ये अमेंडमेंट आई तो उसके अंदर सिविलियंस को ट्राई किया गया और एक प्रोविजंस डाली गई और 59(4) भी सिविल ऑफेंस डाला गया।
ये पहला मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गया, 1968 के अंदर इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट रखा गया, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और 1975 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच जो था उसने जस्टिस हमीद रहमान के दौर के अंदर फैसला किया कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं जो डाली गई हैं ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी नहीं है, और ये आर्टिकल 73 के किसी फंडामेंटल की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है। सही। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 को डाला गया, और उसके अंदर ये कहा गया कि उसका सब आर्टिकल 3 जो है कि कोई भी मिलिट्री लॉज जो है उसको आप ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनवैलिड स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। फिर ये मामला जो है आपको याद होगा कि जनरल ज़हीर अब्बासी साहब थे, उनका एक केस उनकी वाइफ ने शाहिदा अब्बासी ने किया, और फिर मामला 184(3) सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट्स भी ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हाई कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास गया, उनका 5 मेंबर्स बेंच उसके ऊपर बैठा, उन्होंने एक फैसला किया और उसके अंदर इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया गया। फिर ये मामला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21 के अंदर आया, और उसके अंदर 11 जजेस ने इस चीज को कहा कि ये 2D भी ठीक है, सेक्शन 59(4) भी ठीक है, और उसके नीचे जो ट्राई मिलिट्री कोर्ट्स बनी है वो भी ठीक है। फिर 2017 के अंदर 5 मेंबर्स बेंच जो है वो जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की प्रिजाइडिंग में बैठा, और उन्होंने भी ये फैसला किया कि 2D1 जो है ये ठीक है, मिलिट्री के अंदर अगर कोई जुर्म जाके करे तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और फिर ये कहा गया कि 59(4) जो है कि अगर कोई सिविल ऑफेंस जो है अगर किसी और जगह उसको पीनल कोड के अंदर है, लेकिन अगर कमिट वहां पे जाके हुआ है तो मिलिट्री एक्ट उस पर अप्लाई करेगा। इस तरह 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। अब आज जो ये जजमेंट आई है 4-1 से आई है जी, इसके अंदर उन्होंने जो 67 की अमेंडमेंट्स थी उनको अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक केस बनेगा कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट 46 साल तक जो है उन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट करती रही हो, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको इनवैलिड कर दे ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह का नहीं आया। सही। अच्छा हाफिज साहब जी, हाफिज साहब वैसे तो ये यूनिक इस कंटेक्स्ट में नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से फैसले दादा ने पटिशन की तो जाके पोते के वक्त में हल हुए, बहुत से फैसले ऐसे भी हुए कि लोग जेल में इंतकाल कर गए और वो 10 साल बाद उसके बरी होते हैं। तो शायद इस कंटेक्स्ट में तो ये यूनिक नहीं होगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब इसकी अपील में अगर जाएंगे तो ये 5 रुकनी बेंच ही सुनेगा, और क्या इन जजेस में से भी कोई होगा जो अब रिसेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू हुआ उसके बाद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक डिसाइड किया कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसके अंदर अगर प्रोसीडिंग 184(3) के नीचे इनिशिएट की जाए तो वो जो रिव्यू वाला एक लिमिटेड स्कोप था आर्टिकल 188 का, जिसको एनलार्जमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 10-5 से एक फैसला किया। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो लॉ जो है वो 20 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। अब उस लॉ के कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेक्शन 5 के नीचे जो अपील जाएगी वो एक लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके अंदर ये जजेस जो हैं ये 5 जजेस मौजूद नहीं होंगे, बल्कि उसके अलावा जो जजेस मौजूद होंगे, और उसके अंदर लिमिटेड स्कोप नहीं आएगा। उसके अंदर सारी चीजें जो हैं, जो लॉ है, फैक्ट्स है, सारी चीजें जो डिस्कस की जाएंगी, और उसके बाद फैसला आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके खिलाफ अपील फाइल करेगी। इशू ये है कि क्या ये लीगल जुरिस्प्रूडेंस जो हमने आज डिफाइन की गई है, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है, और हम आज तक उसको इंडोर्स करते आए हैं, अगर हम उसको नल एंड वॉइड करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आपने जितने टेररिस्ट लोगों को आपने कन्विक्शंस दी थी वो भी आपकी अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आपका गलभूषण की जो आपने दी थी वो भी सिविलियन ही था, वो मिलिट्री का एम्प्लॉय तो नहीं था, उसके ऊपर आपने कन्विक्शन जो दी हुई है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर उसके ऊपर ये आएगा कि अगर आपने इसको रिट्रोस्पेक्टिविटी इसको किया, क्योंकि 67 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, शायद इसको वो क्लोज करें कि सिर्फ 9 मई तक उसको लेके आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज तक जितनी सजाएं हुई थी वो सारी सजाएं खत्म होगी। कमांडिंग ऑफिसर है, उसको देखते हैं कि अगर वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स करती, अगर वो ठीक ना होता, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता, तो वो चीजें जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करते बेहतर था, बजाय इस चीज के अंदर कि आपने एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स जो है उसको उस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर नल एंड वाइड किया है, या अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है,
तो ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएगा। ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की आज तक जजमेंट्स आएंगी। और ये है कि जिस तरह 5 मेंबर्स बेंच की मेजॉरिटी जजमेंट है, उसके अगेंस्ट 4 मेंबर्स जजमेंट जो है उसका व्यू किस तरह प्रिवेल अपॉन करेगा, ये भी एक अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा। अगले 30 दिन के अंदर अपील का टाइम है, 14 दिन के अंदर इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिक्स करेगी एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। हाँ अब साहब, ये वजारत दिफा जाएगी अपील में या हुकूमत पाकिस्तान जाएगी? देखिए, इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के ये सारी कंपोनेंट हैं। अगर उन्होंने रिस्पोंडेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू करके फेडरल गवर्नमेंट किया हुआ है तो वो जाएगी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को किया हुआ है तो वो जाएगी। जो जो इसके अंदर रिस्पोंडेंट्स हैं, जनरली ये लॉ मिनिस्ट्री जो है इसके अंदर एपेलांट होगी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके अंदर एपेलांट होगी। दोनों में से कोई एक भी जो है वो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और आपके ख्याल में इसके लिए लाजज बेंच से मुराद ये 7 रुकनी बेंच होगा या इससे बड़ा भी बन सकता है? मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर ये है कि 5 ने जो फैसला कर दिया, पहले ये 6 था, 6 रुकनी बेंच था। जो चीफ जस्टिस फॉर्मर साहब वो रिटायर्ड हो गए उस चीज के अंदर, अब ये 5 रह गए। अब जो बेंच बनेगा वो 5 से ज्यादा का ही बनेगा, तो तभी वो अपील सुनेगा। क्योंकि हमारा जुरिस्प्रूडेंस का ये सिस्टम ये है कि अगर एक जज सुनता है तो उसके ऊपर 2 जज बैठते हैं, और अगर हाई कोर्ट के 2 जज सुने तो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर बेंच बैठता है। और इसी तरह अगर 5 ने किया है तो हो सकता है ये बेंच 7 पे हो, 8 पे हो या 9 पे हो, या जो अवेलेबल सारे जजेस हैं चीफ जस्टिस साहब, उन सारों का एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, इसके अंदर आज तक आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आप ही की सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 10A की भी वायलेशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है फॉर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कोरम नॉन जुरिस्ट जो है उसकी बुनियाद पे आप स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी बुनियाद के ऊपर ये फर्स्ट टाइम आया है। और ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है बड़ा बेंच बनेगा तो ये चीजें इनका फैसला है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।